इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ। अगर मैं इसे मोस्ट इनफाइनाइट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूं तो भी कम है। दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम अ गिवन ब्लॉक डायग्राम। और उस पर हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे कि डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम लेने के बाद हमने एसएफजी कैसे कैलकुलेट किया था, कैसे बनाया था। वो था मेन टास्क जो हम एसएफजी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नाउ इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, अब हमने एसएफजी बनाना सीख लिया, नाउ वी नो व्हाट इज एसएफजी। एसएफजी आपके पास गिवन हो जाएगा डायरेक्टली। तो अगर कोई गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बाय द फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड मेसन्स गेन फॉर्मूला। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम एसएफजी। ठीक है, फ्रॉम अ गिवन एसएफजी। जब आपने एसएफजी बना लिया तो उससे आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग मेसन गेन्स फॉर्मूला, राइट। सो इसी पे हमें इस लेक्चर में बात करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज मेसन गेन, और फिर इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन भी लेके चलूंगा जिसमें मैं इसको अप्लाई करता चलेंगे कि किस तरह से मेसन गेन के थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मेसन गेन्स फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स के अंदर या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपके पास एक क्वेश्चन एज इट मतलब ऐड होके आ जाता है कि राइट डाउन फर्स्टली मेसन गेन फॉर्मूला एंड देन आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। अदरवाइज 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मेसन गेन फॉर्मूला, डिफाइन मेसन गेन फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला कि वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द मेसन गेन फॉर्मूला, दैट इज summation gk del k upon del, right? Now what is this gk del k by del? ये सारी टर्म्स भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती हैं कि इनका मतलब क्या है। तो जैसे जैसे हम इनका मतलब सीखेंगे वैसे वैसे ही हम क्वेश्चन में इन्हें इजिली अप्लाई कर पाएंगे कि हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करनी है वो है कि समेशन को कैसे एक्सपेंड करना है, क्योंकि अगर मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तो आपको सबसे पहले वैल्यू चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन, कि यहाँ समेशन कितना एक्सपेंड होगा। यानी यहाँ जो आपने सफिक्स में जी के डेल के लिखा है बेसिकली के की वैल्यूज क्या है, ठीक, कि के आपको कितना एक्सपेंड करना है। सो सबसे पहली जो चीज कैलकुलेट होती है दैट इज कॉल्ड नंबर के, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, कि आपके गिवन डायग्राम में फॉरवर्ड पाथ कितने हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे के डिसाइड होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं के केवल 1 है, केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका फंक्शन एक्सपेंड होगा g1 del 1 बाय del। अगर आप कहते हो कि आपके पास 2 फॉरवर्ड पाथ है या k इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हो जाएगा g1 del 1 प्लस g2 del 2 डिवाइडेड बाय del। तो सबसे पहली चीज k पे ही डिपेंड करने वाली है कि k जितना है उसी के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला एक्सपेंड होगा। एंड व्हाट इज k? k इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो अब फॉरवर्ड पाथ क्या है? नाउ द थिंग इज व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ। तो इस फॉर्मूले के अंदर हर एक टर्म एक नई टर्म को जनरेट करती है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ भी अपने आप में एक सेल्फ क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड पाथ। तो व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ? तो यहां इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एसएफजी का ही एग्जांपल ले रहा हूं। तो मैंने यहां पे वही सेम डायग्राम कंसीडर किया जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था कि ये हमारा एसएफजी है जिसको हमने एक ब्लॉक डायग्राम से कंस्ट्रक्ट किया था। अब मैं कहता हूं हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर। तो व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ? तो फॉरवर्ड पाथ क्या है? फॉरवर्ड पाथ है इनपुट से लेके, यानी नोड नंबर 1 इनपुट से लेके आउटपुट तक का पाथ, आपको आउटपुट तक पहुंचना है। बट कंडीशन फॉरवर्ड पाथ की होती कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। फॉरवर्ड पाथ क्या है? इनपुट से लेके आउटपुट तक का पाथ, यानी मुझे 1 से लेकर और इस नंबर 8 तक पहुंचना है और इस तरह से पहुंचना है कि मेरा कोई भी नोड बीच में रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। सो अगर हम यहां से 1 से स्टार्ट करके मैं बोलता हूं आपको 8 तक जाना है, तो मुझे केवल और केवल ये स्ट्रेट लाइन एक दिख रही है सबसे पहले जो मुझे 1 से 8 तक पहुंचा दे रही है, राइट। दिस इज माय फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। अब क्या इसके अलावा कोई और फॉरवर्ड पाथ है जिससे मैं 1 से 8 पे जा सकूं? चलिए ट्राई करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं 1 2, देन मैं पहुंचा 3 पे, देन 4 पे, 5 पे, 6 पे, बैक टू, ये डायरेक्शन मुझे लेके जा रहा है बैक टू 3, देन वापस कोई बोलता है मैं वापस 8 पे पहुंच जाता हूं, राइट। मैंने 1 से स्टार्ट किया था, 1 से मैं 6 पे पहुंचा, 6 के बाद मैं वापस 3 पे आया, 3 से मैंने वापस स्टार्ट किया। तो ये जो पोर्शन हो गया आपका इन बिटवीन, ये पोर्शन क्या हो गया? नाउ दिस इज अगेन ओवरलैपिंग, यानी आप सेम नोड को रिपीट कर रहे हैं। ये कंडीशन आपके फॉरवर्ड पाथ में अप्लाई नहीं होती, राइट। फॉरवर्ड पाथ का क्या मतलब हुआ कि मुझे इनपुट से आउटपुट तक जाना है विदाउट रिपीटिंग एनी नोड, विदाउट कंसिडरिंग द नोड पर्टिकुलर नोड 2 टाइम्स या पर्टिकुलर नोड्स मोर देन 1 टाइम,
राइट। तो ये फॉरवर्ड पाथ की मेन कंडीशन है जो मुझे याद रखनी है, राइट। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल आपके पास बनेगा फॉरवर्ड पाथ k इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे केवल एक ही पाथ यहां पे दिखाई दे रहा है। बट कंसिडर कीजिए फॉर एग्जांपल ये जो आपकी वैल्यू होती ये सपोज आपका एरो इस तरह से हो जाए, यहां पे लिखा है -1। अब मेरे पास दूसरा फॉरवर्ड पाथ बन जाएगा, कैसे? बिकॉज मैं 1 से 2 पे जाऊंगा, फिर 2 से 3 पे जाऊंगा। नाउ 3 से लेके हम मूव कर सकते हैं 6 पे, और 6 to 7, 7 to 8, यानी 1 2 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, दिस विल बिकम माई अनदर फॉरवर्ड पाथ। तो इन दैट केस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू हो जाती k इज इक्वल टू 2, राइट। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड पाथ। इनपुट से आउटपुट तक जाना है जिसके अंदर कोई भी नोड रिपीट नहीं करना है, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन what we get k is equal to 1। तो एज पर फॉर्मूला जैसे ही आपको फॉरवर्ड पाथ मिला जो हमने बात की थी फॉर्मूले के अंदर, नाउ वी गेट k is equal to 1। तो एज पर दिस फॉर्मूला आई कैन डायरेक्टली रिटर्न ओवर हियर कि t बिकम समेशन gk del k by del, and because k is equal to 1, so this will simply return as g1 del 1 divided by del। यानी कि मुझे क्वेश्चन में अब केवल 3 वैल्यू कैलकुलेट करना है, व्हाट इज g1, व्हाट इज del 1 एंड व्हाट इज del। तो लेट्स स्टार्ट। अब फॉर्मूले से आते हैं, व्हाट इज gk। बेसिकली ये gk क्या था? तो gk क्या है? यहां पे जो gk लिखा है उस gk को क्या बोलते हैं? गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ, गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। दैट मींस कि अगर मैंने यहां पे g1 लिखा है तो इस g1 का मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। या अगर आपने g2 लिखा है सपोज तो गेन ऑफ सेकेंड फॉरवर्ड पाथ। अब फर्स्ट सेकेंड आप किसे मानना है दैट डजंट मैटर, बट यहां पे हमें उस पर्टिकुलर पाथ का गेन लिखना है, दैट इज कॉल्ड g ऑफ k। ठीक है, सो gk क्या डिफाइन हुआ? गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। अगर मैं अब इस गेन को डिफाइन कैसे करूंगा? सो नाउ इन दिस क्वेश्चन आई कैन राइट g1, और ये g1 मिला किन किन नोड से है? ये g1 मुझे मिला है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैं यहाँ नोड नंबर लिख के चलता हूँ। बेसिकली आप कहीं भी बुक वगैरह में देखेंगे तो वहां पे नोड नंबर शायद आपको मेंशन नहीं मिलेंगे, बट मैं यहाँ पे नोड नंबर लेके चल रहा हूँ बिकॉज इनका यूज हम आगे कर पाते हैं। तो नोड नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी कर देता है हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए, राइट। सो g1 किससे मिलके बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ व्हाट इज द गेन वैल्यू? तो गेन कैसे लिखूंगा मैं इस लाइन का? मैं इस पाथ का गेन लिखूंगा, इसमें जितने भी मेरे पास गेन आए हैं ब्रांचेस के, लाइक ये 1 है, देन मल्टीप्लाई बाय 1 बाय r1, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय c1, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय r2, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय c2, मल्टीप्लाई बाय 1। जितने भी गेन्स हैं सब गेन्स को आप कर दो मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा सबकी मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो 1 ओवर s स्क्वायर c1 c2 r1 r2, दैट इज द वैल्यू ऑफ g1, द गेन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, राइट। सो सबसे पहली चीज मैंने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद जितने भी मैंने फॉरवर्ड पाथ बनाए उन सब का मुझे गेन लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड gk, गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं del। नाउ व्हाट इज del? del इज डिफाइंड एज 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स प्लस एज सो ऑन, यानी सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप आ जाएगा, फिर माइनस, फिर 5 नॉन टचिंग आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 6 नॉन टचिंग आ जाएगा, एज सो ऑन। ये चलता रहता है, बट मोस्टली केस में आपको जो मिलेगा मैक्सिमम केस में वो केवल 3 नॉन टचिंग तक ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को भी 3 नॉन टचिंग तक ही लिखा है। नाउ अब फिर से जैसे कि मैंने बोला था हर एक टर्म एक नई टर्म को जनरेट कर रही है, तो यहाँ पे एक नई टर्म आ गई ना, व्हाट इज लूप। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप चाहिए, देन आई विल नीड अ नॉन टचिंग लूप। तो यहाँ पे बेसिकली लूप्स आपके पिक्चर में आ गए कि व्हाट डू मीन बाय लूप। तो अब अगर मैं लूप की बात करूं, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज लूप? तो अगर आप लूप की बात करेंगे तो लूप क्या हो जाएगा? लूप का मतलब होता है किसी एक नोड से शुरू करके वापस उसी नोड पे आना, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज लूप, यानी क्लोज पाथ। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से 2 से शुरू करता हूं, 2 से हम गए 3 से हम गए 4 और 4 से हम वापस आ गए 2 पे, तो दिस विल फॉर्म मी अ क्लोज पाथ एंड दैट इज कॉल्ड अ लूप,
ठीक है। बट इसमें भी कंडीशन वही है कि कोई भी नोड अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए, जो हमने फॉरवर्ड पाथ में भी देखा था। तो ऐसा नहीं है कि आप घुमाते रहें, एक ही चीज में बार बार घूमते रहें और उसी को बार बार कंसिडर करते रहेंगे, तो वो चीज नहीं है। तो लूप का मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे वापस आना, बट इन दैट लूप, इन दैट पर्टिकुलर पाथ कोई नोड अपने आप में रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लूप अब डिफाइन करना शुरू करूं तो हम लूप को कैसे लिखते हैं? लूप गेन आपको लिखना है तो आप सबसे पहले यहां पे लिखेंगे L of 1, यानी 1 मतलब फर्स्ट लूप गेन। अब ये किससे मिला के बना रहा हूं? मैं इसे बना रहा हूं 2 से, 3 से एंड 4 से, राइट। ये मिलके बनाए 2 3 4। एंड व्हाट इज द गेन बिकम्स? तो गेन कैसे निकाला था? गेन बनाया था जो भी ब्रांच इसके अंदर आ रही है उनके गेन का मल्टीप्लाई, यानी गेन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 by R1, देन मल्टीप्लाई बाय SC1 और मल्टीप्लाई बाय -1, तो अल्टीमेटली माइनस यहां आ जाएगा। तो इस गेन को हम लिख सकते हैं -1 over SR1C1। दैट इज द वैल्यू ऑफ लूप गेन 1, यानी लूप 1। अब इसी तरह से नेक्स्ट लूप मुझे कहां दिख रहा है? नेक्स्ट लूप मुझे दिखाई दे रहा है 5 6 7। ये देखिए, ये जो लूप है ये बिल्कुल क्लोज लूप मुझे सेपरेट दिखाई दे रहा है 5 6 7। तो आई कैन मेक L2 5 6 and 7 and the value becomes same, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 over SR2C2 with negative sign। ठीक है, तीनों को ब्रांच में जो गेन है जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे so I will get this value, राइट। हो गया। now where is the third loop? और कोई लूप है इसके अंदर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट लूप। तो नेक्स्ट लूप हमने 2 से स्टार्ट किया था, 2 से 3 पहुंचे, 3 से 4, 4 से वापस 2, ये तो हम कंसीडर कर चुके हैं। नेक्स्ट 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड देन कम बैक टू 3, देन कम बैक टू 3। तो यहां भी एक लूप बन रहा है 3 4 5 6, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट लूप जो हम यहां पे लिख सकते हैं वो होगा हमारा L3 एंड दिस इज 3 4 5 and 6 and what is the value? 1 by SC1 multiply 1 multiply 1 by R2 and then finally -1 से multiply। तो अल्टीमेटली ये जो बनेगा आपका कंप्लीट मल्टीप्लाई होने के बाद -1 upon SC1 R2, राइट। तो दिस इज कॉल्ड लूप, कि हम एक लूप से, एक नोड से शुरू होकर वापस उसी नोड पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक। अब कोई कहे कि सर ये 4 से स्टार्ट करें, 4 से स्टार्ट करते हैं, चलिए 4 to 5, 5 to 6, 6 to back to 3 एंड 3 to 4। तो 4 से स्टार्ट किया, 4 पे वापस आ गए। बट अगर आप इसे लिखेंगे, सपोज आप इसे बोलते हैं L4 और आप 4 से स्टार्ट करते हो, 4 5 6 एंड 3, ठीक है, 4 5 6 एंड 3 बैक टू 4। तो व्हाट इज द लूप गेन? लूप गेन सेम मिलेगा आपको 1 over SC1 R2 विद नेगेटिव साइन। और ये चीज ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, ये सेम नोड नंबर भी हम कंसिडर कर चुके हैं और सेम लूप गेन हम ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं इस लूप को कंसिडर नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज रिपीटेड लूप, ठीक है। तो रिपीटेड में नहीं जाना है, ऐसे तो नहीं तो हम बनाते ही रहेंगे। तो लूप का मतलब क्या है? लूप का मतलब हमें पहले तो वो क्लोज पार्ट ढूंढना है जहां पे नोड रिपीट ना हो रहा हो। दूसरा, अगर एक लूप बना लिया और वो दूसरा लूप भी बिल्कुल सिमिलर उन्हीं नोड से बन रहा है, मिलके बन सकता है नो डाउट, तो उस लूप को कंसिडर नहीं करना, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड लूप, राइट। सो अगर इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो बेसिकली यहां पे मैंने 3 लूप फाइंड आउट किए हैं। वन इज दिस फर्स्ट वन, देन दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। इसके अलावा मुझे इसमें कोई और लूप नहीं दिख रहा है, तो दैट मींस मेरे पास अब तक आ चुका है व्हाट इज k? k इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, की इनपुट से आउटपुट तक जाने वाला पाथ। g ऑफ k, गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। देन हम कैलकुलेट कर रहे थे डेल, जिसमें हमने अब तक कैलकुलेट करा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। तो यानी मेरे पास यहाँ पे 3 लूप और एक फॉरवर्ड पाथ और उसका गेन आ चुका है। तो दिस इज माई k इज इक्वल टू 1, दिस इज माई गेन एंड दीज आर माई 3 लूप्स L1 L2 एंड L3, राइट। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमें देखना है कि डेल के फॉर्मूले में एक टर्म आती है व्हाट इज द नॉन टचिंग लूप। अब जो आपने यहाँ पे लूप्स, ये नोड नंबर जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो पिक्चर में आने वाले हैं जब मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से नॉन टचिंग, ठीक है, नॉन टचिंग लूप। अब नॉन टचिंग लूप में क्या करना है, आपको हर एक लूप को उसके नेक्स्ट नीचे वाले, यानी जो हमने नीचे लिख रखे हैं लूप, उनसे कंपेयर करना है। हर एक इंडिविजुअल लूप को उसके नीचे वाले लूप से कंपेयर करना है, ऊपर वाले लूप से कंपेयर नहीं करना। और नीचे वाले लूप से कंपेयर करने पे मुझे ये कंपेयर करना है कि क्या कोई एक मिनिमम, कोई भी एक नोड इन दोनों में सिमिलर है। लाइक अगर मैं L1 को L2 के साथ टच कराता हूं, ठीक है, मैच करता हूं, तो यहां पे था 2 3 4, तो यहां पे मुझे 3 कॉमन दिख रहा है ना, दैट मींस L1 टचेस विद H2, यानी L1 H2 टचेस हैं। मुझे ऐसा लूप ढूंढना है जो कि आपस में नॉन टच्ड है, राइट। तो यहां पे L1 और L2 आपस में टच्ड हैं, तो यानी अभी मेरे पास नॉन टचिंग नहीं है, राइट। अब L1 को L3 से कंपेयर कराइए,
तो एक लूप को उसके नीचे जितने लूप आपने लिखे हैं उन सब से कंपेयर कराना है, और यहाँ पे L1 L2 L3 आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने L1 को इसको माना था, L2 को फिर मैंने इसको बोला था, तो अब मैंने यहाँ पे L2 देखिए L2 ये वाला माना है, राइट। तो आप किसी भी लूप को कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। यहाँ पे कोई इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन मतलब आपके नंबर नहीं कट होने वाले, आप जैसा चाहें वैसा उसे मेंशन कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज नॉन टचिंग लूप की चेकिंग। तो नॉन टचिंग हमेशा ऐसे ही करना है, एक पर्टिकुलर लूप को उसके नीचे वाले लूप से आपको कंपेयर कराना है। तो L1 को L2 से कंपेयर कराया, टच हो रहा है बिकॉज एक नोड सेम है। अब L1 को L3 से टच कराइए, क्या L1 और L3 सेम है, मतलब टच हो रहे हैं? जी नहीं, टच नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी एक नोड ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, जो कि सिमिलर हो। तो दैट मींस मुझे नॉन टचिंग पेयर मिल गया। व्हाट इज द नॉन टचिंग पेयर? नॉन टचिंग पेयर इज L1 L2। अब L1 L2 तो हमने लिख लिया, साथ में इसके नोड नंबर्स भी लिखिए कि बेसिकली इसके नोड नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3 4 एंड देन 5 6 7। मैंने सारे नोड्स को कर दिया कंबाइन। और सिमिलरली आगे राइट हैंड साइड पे इनका गेन क्या हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं L1 into L2, तो सेम चीज इस गेन को इस गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आई विल गेट 1 over s square R1 R2 C1 C2, राइट। तो दिस इज द वे हाउ वी राइट अ नॉन टचिंग लूप प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब हमारा L1 L2 से कंपेयर हो गया था जो कि टच था, L1 हमने L3 से कंपेयर कर लिया जो भी टच्ड है, हमने उसकी जो अनटच्ड है हमने उसकी वैल्यू लिख ली। नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब हम L2 को कंपेयर कराएंगे उसके नीचे लूप से जो कि कौन है, जो कि L3 है। तो जब हम L2 को L3 से कंपेयर कराएंगे तो यहां पे आप देखोगे दोनों टच्ड हो रहे हैं, नोड नंबर 5 इज कॉमन, दैट मींस टचिंग। तो ये आपस में टच्ड है, नॉन टचिंग नहीं है। और बाद में लास्ट में बचा L3, उसके नीचे कुछ है ही नहीं, दैट मींस मेरी नॉन टचिंग ढूंढने का प्रोसेस ओवर हो गया। प्रोसेस क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लूप हर एक लूप को उसके नीचे वाले लूप से कंपेयर कराते जाइए। एक भी नोड नंबर अगर सेम है तो वो टच्ड है, अदरवाइज वो नॉन टच्ड है, राइट। और जो भी नॉन टचिंग पेयर मिलेगा उसे हमें यहाँ पे एंटर करा लेना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे केवल एक फॉरवर्ड पाथ जिसका गेन है ये, एंड देन दीज आर द इंडिविजुअल लूप, एंड दिस इज ओनली वन पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। अब 2 नॉन टचिंग के बाद क्या देखते हैं, 3 नॉन टचिंग, यानी इन तीनों लूप के एक साथ देखिए, क्या यहाँ पे तीनों लूप के नंबर अलग अलग हैं? नहीं, यहाँ पे तीनों लूप के नंबर अलग अलग नहीं है। तो दैट मींस कि यहाँ पे 3 नॉन टचिंग का पेयर मेरे पास नहीं बनेगा। और जब 3 नॉन टचिंग नहीं बनेगा तो ना तो 4 नॉन टचिंग बनेगा ना 5 नॉन टचिंग बनेगा। दैट मींस मेरे क्वेश्चन में केवल और केवल एक नॉन टचिंग पेयर है जो कि कितने लूप का है, जो कि 2 लूप्स का है, राइट। तो जो आपने डेल का यहां फॉर्मूला देखा था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल, तो डेल कहता है कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग माइनस 3 नॉन टचिंग। ये बेसिकली ऑल्टरनेट है। अगर आप साइन देखेंगे तो 1 का साइन पॉजिटिव है देन नेगेटिव है, इस वाले का साइन देन पॉजिटिव है देन नेगेटिव है। तो दिस इज ऑल्टरनेटिंग, प्लस माइनस। तो जहां तक भी आपका फॉर्मूला आपको लेके जा रहा है एज पर द क्वेश्चन, 3 नॉन टचिंग है, 2 नॉन टचिंग है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपके लिए डेल की वैल्यू होगी 1 माइनस ऑल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। अब कितने लूप है हमारे पास, L1 प्लस L2 प्लस L3, राइट। और फिर उसके बाद 2 नॉन टचिंग है तो प्लस L1 L2, ऐसा केवल एक ही लूप है, उसके बाद और कुछ है नहीं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल। अब हमारे पास L1 की भी वैल्यू है, L2 की भी वैल्यू है, L3 की भी वैल्यू है और इस L1 L2 की भी वैल्यू है। तो जब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे L1 L2 L3 L4, मतलब L1 L2 L3 एंड देन L1 L3, तो ये हमारी डेल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। डेल इज इक्वल टू 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 सम ऑफ इंडिविजुअल गेन्स, सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे केवल मैंने वैल्यू को पुट किया एंड आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डेल, राइट। सो प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर कि मुझे सबसे पहले जी लिखना है या सबसे पहले मैं लूप नहीं लिख सकता। आप किसी भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं जैसे आपका मन, बट अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ चेक करना है, फॉरवर्ड पाथ के बाद उसका गेन भी लिखना है, देन लूप चेक करने हैं, लूप में नॉन टचिंग चेक करना है। जब मैं इतना सब कुछ कैलकुलेट कर लूंगा उसके बाद मैं अपना डेल कैलकुलेट कर सकता हूं। और जब डेल आ जाएगा, नाउ एक लास्ट चीज बची है इसके अंदर जो आप फॉर्मूले में यहाँ पे देखोगे, वो क्या थी, वो है हमारे पास दिस डेल ऑफ के, राइट।
हमने जीके देख लिया, जीके इज द गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ, डेल इज डिफाइंड बाय दिस वैल्यू। अब यहां पे आता है डेल के, तो डेल के कहता है द पार्ट ऑफ डेल दैट डजंट टच द kth फॉरवर्ड पाथ। अब इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट मैं इसे कैसे याद रखने को बोलता हूं, मैं याद रखने को बोलता हूं द वैल्यू ऑफ डेल, मतलब द पार्ट ऑफ डेल दैट डजंट टच द kth फॉरवर्ड पाथ। यानी अब मुझे वो लूप इसमें कैलकुलेट करने हैं, यहां पे वो लूप्स आएंगे इसी के अंदर, इसी फॉर्मूले के अंदर, जो कि जीके को टच ना कर रहे हो, राइट। अब यहां पे वो लूप आएंगे जो जीके को टच नहीं कर रहे, यहां पे वो दो नॉन टचिंग लूप आएंगे, मतलब वो नॉन टचिंग लूप पेयर आएगा जो जीके के साथ टच ना हो रहा हो, राइट। तो अगर मैं यहां पे बात करूं अपने क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने क्वेश्चन में केवल कितना फॉरवर्ड पाथ है, G1 है। तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए केवल और केवल डेल 1। तो व्हाट इज डेल 1? डेल 1 का मतलब होगा 1 माइनस यहां पे वो लूप आएंगे जो कि इस G1 को टच नहीं कर रहे, राइट। अब यहां पे मुझे वो लूप लिखने हैं इस पॉइंट पे जो कि G1 को टच नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करूं, यानी कि G1 को L1 से कंपेयर करा लीजिए। क्या नोड नंबर सेम है? जी हां है, यानी G1 और डेल 1 आपस में टच कर रहे हैं, ठीक। अब इसी तरह से G1 को L2 के साथ कंपेयर करा लीजिए, क्या ये टचिंग है? जी हां, ये भी सेम नोड नंबर है। अब G1 को L3 से कंपेयर करा लीजिए, क्या ये टचिंग है? जी हां, ये भी टचिंग है। यानी कोई मेरे पास ऐसा इंडिविजुअल लूप नहीं है जो इस G1 पाथ को टच ना कर रहा हो। दैट मीन्स 1 माइनस, ऐसा कोई लूप नहीं है, मीन्स 0। ऐसा कोई लूप नहीं है मीन्स 0 जो मेरा इस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद फॉर्मूला आगे भी होता है, तो प्लस, अब आगे क्या होता है, वो कौन से दो नॉन टचिंग लूप पेयर हैं जो कि आपके G1 पाथ को टच नहीं कर रहे। तो क्या हमारे क्वेश्चन में नॉन टचिंग था? जी हां, हमारे क्वेश्चन में एक नॉन टचिंग था, दिस इज द नॉन टचिंग। अब इस नॉन टचिंग पेयर को अपने G1 से कंपेयर कराइए, क्या ये टच कर रहा है? जी हां, ये भी टच कर रहा है। दैट मीन्स यहां पे भी वैल्यू आई 0, तो अल्टीमेटली जो आपका डेल 1 है, डेल 1 बिकम्स ओनली एंड ओनली 1, राइट। सो डेल 1 का मतलब हुआ कि मुझे वो लूप चेक करना है जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। फिर अगर मेरे पास नॉन टचिंग पेयर्स हैं, तो उस नॉन टचिंग पेयर्स को भी मुझे उस फॉरवर्ड पाथ के साथ एक तरह से कंपेयर करना है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नोड नंबरिंग लिखवाई थी, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप ढूंढते हैं कि टच है या नहीं है, तो ये नोड नंबर बहुत ईजिली आपको बता देते हैं कि यहाँ पे टचिंग फॉर्म हो रही है या एक तरह से नॉन टच्ड है, ठीक है। अब अगर ग्राफिकली मैं आपको टचिंग और नॉन टचिंग का मतलब बताऊं, तो बेसिकली अगर आप यहां देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर लूप था हमारे पास और ये एक पर्टिकुलर लूप था, तो क्या ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं? जी नहीं, ये आपस में टच नहीं हो रहे, दीज आर नॉन टचिंग। इसलिए हमें यहाँ पे पेयर मिला था नॉन टचिंग लूप का, राइट। सो आई थिंक अब मैंने आप लोगों को पूरा हमारा मेसन गेन फॉर्मूला एक्सप्लेन हो चुका है कि व्हाट इज के इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, जीके इज द गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ, एंड व्हाट इज डेल, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल। तो एज पर दिस क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो अब हमारे पास k इज इक्वल टू 1 था, देन आप G1 लिखोगे। अगर k इज इक्वल टू 2 होता है तो G1 भी लिखो, G2 भी लिखो, या अगर आगे k इज इक्वल टू और ज्यादा होता है तो हर एक पर्टिकुलर पाथ का यहाँ पे गेन मेंशन करते चले जाएंगे। जब एक बार गेन लिख लेंगे, उसके बाद हम आएंगे लूप्स पे, L1, L2, L3 जितने भी लूप्स हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे लूप्स को आपस में कि क्या कोई नॉन टचिंग पेयर है, और जब हमें नॉन टचिंग पेयर मिल जाएगा तब हम यहां से पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। किसके लिए? हम फॉर्मूला बना सकते हैं डेल के लिए, राइट। और डेल कैलकुलेट करने के बाद तब आप यहाँ पे जब लूप्स आप कैलकुलेट कर लेंगे तब भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल 1। तो डेल 1 यहाँ पे कितना आया था? 1। एंड एट लास्ट कि आपको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या था? ट्रांसफर फंक्शन था G1 del 1 by del फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे G1 की वैल्यू है 1 अपॉन s स्क्वायर R1 R2 C1 C2 फ्रॉम दिस G1, ठीक है। del 1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय दिस इज द डेल। तो डेल आपका यहाँ पूरा का पूरा आ जाएगा s स्क्वायर R1 R2 C1 C2 प्लस s मल्टीप्लाई बाय R1 C1 प्लस R1 C2 प्लस R1 C1 प्लस 1, और डिवाइड में जो है आपका दिस इज s स्क्वायर R1 R2 C1 C2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको लास्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, 1 अपॉन दिस पर्टिकुलर पोर्शन बिकम योर आंसर। और ये वही आंसर है जो हमने डायरेक्ट मेथड में भी कैलकुलेट किया था और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से भी कैलकुलेट किया था। आप मैच कर सकते हैं प्रीवियस अपने वर्क से कि आपको सेम आंसर मिला है, चाहे टेक्निक आप ब्लॉक डायग्राम लगाएं, चाहे डायरेक्ट केवीएल मेथड लगा रहे हैं या एसएफजी लगा रहे हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि क्वेश्चन पेपर में जिस टेक्निक का यूज करके आपको सॉल्व करने को मेंशन आएगा, आपको उसी टेक्निक का यूज करना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले।
ओके, सो आई होप आपको एसएफजी समझ में आया होगा। थोड़ा टिपिकल जरूर लगता है जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, समझाने भी टाइम जाता है, बट जब आप एक बार इस पूरे क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। ओके, सो इस लेक्चर में यहीं तक। इस लेक्चर में जो हमने कवर किया है दैट इज मेसन गेन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट कि हम लोगों ने किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे कि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि हम डिफरेंट गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ से किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए आप इसको सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।